प्रिय विद्यार्थियों, इस अगले क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। और व्यक्तित्व विकास की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम इस 13वें अध्याय के अंतर्गत स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थात स्वास्थ्य भी हमारा एक वह फैक्टर है, वह एक कारक है जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यदि स्वास्थ्य व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और स्वास्थ्य के द्वारा हम व्यक्तित्व को अच्छा बना सकते हैं, तो पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि वास्तव में स्वास्थ्य है क्या, किसे कहते हैं हेल्थ। यदि इस स्वास्थ्य शब्द के ऊपर गौर किया जाए तो स्वास्थ्य जो शब्द बना है वह स्व प्लस स्थित, अर्थात अपने स्व में स्थित रहना ही वास्तव में क्या है, स्वास्थ्य है। स्व में स्थित रहने का क्या अर्थ हुआ? स्व में स्थित रहने का अर्थ हुआ अपनी आत्मा के निकट रहना, अपनी आत्मा के अंदर अवस्थित रहना, यही स्वास्थ्य है। और वास्तव में हमारी भारतीय परंपरा ने इसी स्वास्थ्य के ऊपर जोर दिया है कि व्यक्ति अपने स्व के अंदर स्थित रहे, और जो अपने उस स्व के अंदर स्थित रहता है वह उस सर्वांगीण स्वास्थ्य को प्राप्त करता है, एक आदर्श स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। हालांकि आज के दौर में हम किसी भी व्यक्ति को नहीं कह सकते कि यह आदर्श रूप से स्वस्थ व्यक्ति है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वर्तमान में जिस स्वास्थ्य की बात कही गई है या स्वास्थ्य को जो परिभाषित किया गया है उसके अंतर्गत जिन बातों को लिया गया है उसमें हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, हमारा सामाजिक स्वास्थ्य और हमारा आर्थिक, यानी कि शरीर, मन, भाव, समाज, अध्यात्म, ये सारे के सारे वो बिंदु है या कारक है जो हमारे इस स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यदि हम शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी या सामाजिक रूप से भी यदि हम स्वस्थ हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम सर्वांगीण रूप से स्वस्थ हैं। लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है। यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, देखने में हट्टे कट्टे सुंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से भी हमें स्वस्थ मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने जो एक चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में भी वह सारी बातें हैं कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कारक हैं जिनको हम दिन प्रतिदिन, जिनको हम फेस करते हैं, हमारे व्यवहार में आते हैं। वो सारे के सारे कारक किसी न किसी रूप से हमारे उस स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यदि स्वास्थ्य को हम समझना चाहते हैं और किस प्रकार से यह स्वास्थ्य हमारे इस शरीर को प्रभावित करता है, तो हमें यह जानना जरूरी है हमारे इस शरीर की संरचना को। हमारा जो ये शरीर है ये किससे बना है? छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है। और ये कोशिकाएं, कहते हैं कि इस शरीर के अंदर 600 खरब कोशिकाएं हैं, और यही कोशिकाएं मिलकर के हमारे इस शरीर का निर्माण करते हैं। और इस शरीर के अंदर बहुत सारे तंत्र है, सिस्टम है, वो सारे के सारे सिस्टम मिलकर के काम करते हैं और हमारे इस जीवन को चलाते हैं। यदि इनमें कुछ एक हम सिस्टम की बात करें तो हमारा जो कंकाल तंत्र है यह हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करता है। मांसपेशी तंत्र शरीर में गति के लिए सहायक बनता है। हमारा नाड़ी तंत्र इस पूरे शरीर के ऊपर कंट्रोल करता है, यह नियंत्रण करता है। इसी प्रकार से रक्त परिसंचरण तंत्र, यह पूरे शरीर के अंदर जो हमारा रक्त रोटेट करता है, घूमता है, विभिन्न प्रकार के रसायनों को, पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने का काम करता है। श्वसन तंत्र, जिसके द्वारा हम प्राण वायु या ऑक्सीजन को अंदर
ग्रहण करते हैं और दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। पाचन तंत्र जो बहुत ही जरूरी है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, जो कुछ भी हम खाते हैं और पीते हैं उन सब का पाचन इसी तंत्र के द्वारा किया जाता है। ग्रंथि तंत्र भी हमारे आवेग आवेश अनेकों जो भाव पैदा होते हैं उनके ऊपर यह नियंत्रण स्थापित करता है। प्रजनन तंत्र यह प्रजनन को आगे बढ़ाने के लिए काम में आता है। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में अनेक प्रकार के जो रोग या रोगाणु जो आक्रमण करते हैं विभिन्न प्रकार से रोगों से बचाने के लिए यह तंत्र काम करता है। और उत्सर्जन तंत्र जो कुछ भी हमारे शरीर के अंदर विजातीय तत्व होते हैं उन विजातीय तत्वों को यह तंत्र बाहर निकालता है। इस प्रकार से यदि हम देखते हैं कि जितने भी हमारे शरीर के यह तंत्र है यह किसी न किसी रूप में हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और इन सब का सम स्थिति में रहते हुए ठीक ढंग से इनका कार्य करना भी बहुत जरूरी है। यदि इनमें से किसी भी एक तंत्र का जो कार्य है वह यदि गड़बड़ा जाता है, वह यदि सुचारू रूप से कार्य नहीं करता है तो उस तंत्र से संबंधित हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की विषमताएं या रोग उभर करके आ जाते हैं और हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम हमारे इस स्वास्थ्य की व्यवस्था को देखें कि हम किस प्रकार से स्वस्थ रहते हैं और हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार की जो विषमताएं या जो रोग पैदा होते हैं उन रोगों के अंतर्गत हमें अनेक प्रकार की जो दर्द की अनुभूति होती है। इस शरीर के अंदर हमें सुख की भी अनुभूति होती है तो दूसरी ओर हमें दुख की भी अनुभूति होती है। ये अनुभूतियां किस प्रकार से होती है? प्रिय विद्यार्थियों, इस शरीर की जो व्यवस्था है, अभी जिन तंत्रों की हमने बात की है, ये सारे के सारे तंत्र मिलजुल करके काम करते हैं। कोई भी तंत्र किसी दूसरे तंत्र के ऊपर अपना कोई हस्तक्षेप नहीं करता है या उस तंत्र को वह प्रभावित नहीं करता है, लेकिन हम हमारे गलत जो दिनचर्या होती है या हमारा जो रहन सहन होती है उसके कारण से या हमारे गलत खान पान, उठना बैठना सोना, वो यदि ठीक ढंग से सुचारू रूप से नहीं हो रहे हैं तब हमारे शरीर के अंदर अव्यवस्थाएं पैदा होती है और उन अव्यवस्थाओं के चलते फिर शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग उभर करके आते हैं। अनेक प्रकार की जो दर्द की अनुभूति होती है वह उभर करके आती है। तो हम यह है जो इस शरीर के अंदर अव्यवस्था पैदा करते हैं और हम चाहें तो इस शरीर के अंदर हम अच्छी व्यवस्था भी पैदा कर सकते हैं। यदि इस व्यवस्था को थोड़ा सा और गहराई में जाकर के हम समझने का प्रयास करें तो साइंस ने जो खोज की है उस खोज के अनुसार हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम हैं उन सिस्टम का एक निश्चित टाइम होता है और उस टाइम के अनुसार वो एक्टिवेट होते हैं और वो अपना काम करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि रात होते ही हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में जब हमारा सोने का समय होता है हम सोने चले जाते हैं, फिर हम सुबह उठते हैं। यहां पर बात ये ध्यान देने के लिए है कि किस समय हम खाना खाते हैं, किस समय हम सोते हैं और किस समय हम उठते हैं। आज जिस ब्रह्म मुहूर्त की बात की जाती है कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले हमें बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए, पर क्या हम वैसा करते हैं? क्योंकि साइंस कहती है कि सूर्योदय से पहले ही हमारे मस्तिष्क के अंदर इस प्रकार के स्रावों का सिक्रेशन होता है कि उस समय हमें उठ जाना चाहिए और सुबह के समय ध्यान, योग, पढ़ाई जो कुछ भी करना चाहिए वो हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर उस समय उसी प्रकार की सारी एक्टिविटीज होती है, लेकिन हम ऐसा करते नहीं क्योंकि हमने हमारी आदत में क्या डाल लिया है? हमने हमारी आदत में डाल लिया है देर रात को सोना। जब हम रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे सोएंगे तब ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कल्पना ही करना निराधार हो जाती है, हम नहीं उठ सकते। उसके बाद तो हम उठेंगे किस समय? जब सूरज बहुत ऊपर चढ़ जाएगा। और आज मेडिकल साइंस ने यह भी खोज की है कि व्यक्ति को 10 बजे सो जाना चाहिए, क्योंकि 10 बजे से 12 बजे तक जो नींद होती है उसमें हमारी शारीरिक जो टूट फूट होती है शरीर उसकी रिकवरी करता है
उसके बाद में जो 12 बजे से 2 बजे तक का जो समय होता है, मानसिक रूप से जो कुछ भी हो रहा है उसकी रिकवरी होती है। और उसके बाद में आगे के जो 2 घंटे हैं उसमें भावनात्मक रूप से हमारी रिकवरी होती है। पर क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। और यदि ऐसा हम नहीं करते हैं तो फिर हमारे शरीर के अंदर सभी प्रकार की अव्यवस्थाएं पैदा हो जाती है। और यदि ये अव्यवस्था पैदा हो गई है तो उस अव्यवस्था के चलते हुए हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार से और क्या वह अव्यवस्था होती है और अनुभूति उसकी कैसी होती है, यह जानना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि इसमें एक हेडिंग दिया है कि दर्द रूपी घंटी। हमारी जो चेतना है या हमारे शरीर के अंदर जो सिस्टम काम कर रहे हैं, और हमारी उस चेतना की यह खासियत है कि हमारे शरीर के अंदर कहीं पर भी यदि इस प्रकार की अव्यवस्था होती है, यानी कहीं पर भी यदि कोई दर्द की अनुभूति होती है तो तुरंत हमारा जो ध्यान है, हमारा मन है, तुरंत उस ओर चला जाता है। हमारे पैर में कांटा चुभा, कहीं पर कोई गर्म वस्तु ने हमको छू लिया है, या कहीं पर कोई फोड़ा उभर के आ गया है और उसमें दर्द हो रहा है, तो उस समय हम ये फील करते हैं कि बाकी शरीर के अंगों से ध्यान हट करके और उस दर्द के स्थान के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। यानी कि हमारा शरीर हमें अलर्ट करता है कि आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसी विजातीय चीजें पैदा हो गई है। वह एक तरह का अलार्म है। और हमारे शरीर की यह भी क्षमता है कि बार बार जो हमें दर्द की अनुभूति होती है और जब बार बार पुनरावृत्ति होती है उस चीज की, तो धीरे धीरे हमारे अंदर दर्द को सहने की क्षमता भी बढ़ जाती है। क्योंकि दर्द किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी दर्द का सामना हम करते हैं। और जब दर्द का सामना करते हैं, दर्द होते हुए भी हम उसको क्या करते हैं? हम उसको सहन करते हैं। क्योंकि सुख और दुख दोनों ऐसी साथ में चलने वाली धाराएं हैं जिनकी हमें किसी न किसी रूप में अनुभूति होती ही रहती है। यदि शारीरिक दृष्टि से इस शरीर को हम समझने की कोशिश करें, उसके मैकेनिज्म को समझें कि किस प्रकार से इस दर्द की अनुभूति होती है, तो देखिए आपके सामने एक चित्र दिखाया जा रहा है और उस चित्र में एक स्पाइनल कॉर्ड का एक छोटा सा भाग दिखाया है। और स्पाइनल कॉर्ड से 2 प्रकार की नर्व निकल रही है। एक है मोटर नर्व जो नीचे की ओर दिखाई गई है, और दूसरी ऊपर की ओर दिखाई गई है जिसको हम सेंसरी नर्व बोलते हैं। सेंसरी यानी कि ज्ञानवाही तंत्रिकाएं। हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी हमें सेंस, जो कुछ भी हमें इस प्रकार की अनुभूतियां होती है, उनको ये सेंसरी नर्व यानी कि ज्ञानवाही तंत्रिकाएं उनको ग्रहण करती है। और उनको ग्रहण करके वह पहुंचाती है उनको स्पाइनल कॉर्ड के पास में। और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वह सारी की सारी सूचनाएं हमारे मस्तिष्क के एक विशेष प्रकार का एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं हम थैलेमस, वहां पर पहुंचती है। वहां पर उसकी एनालिसिस होती है कि भाई जो हमें उद्दीपन मिला है वह उद्दीपन कितनी तीव्र गति का है, और उसी हिसाब से वहां पर डिसीजन होने के बाद वह सूचना पुनः मोटर नर्व के द्वारा, जिसको हम क्रियावाही तंत्रिका बोलते हैं, उसके द्वारा वह सूचना उसी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी, उसके थ्रू वह सूचना हमारी उस मांसपेशी में पहुंचती है। तो यह जितना भी हमारे शरीर के अंदर फंक्शन हो रहा है, यह काम हो रहा है, ये एक स्टेप बाय स्टेप, जिसके अंदर सबसे पहले क्या होता है? हमें उद्दीपन मिलता है। उद्दीपन के रूप में हम समझ सकते हैं कि जैसा चित्र में दिखाया गया है कि भाई हमारे शरीर में कोई पिन चुभती है या कोई कांटा चुभता है, यह एक स्टिमुलस हो गया, यह उद्दीपन मिलता है। और उसके बाद में संकेत संप्रेषण यानी कि बायो इलेक्ट्रिक वेव, एक विद्युत तरंगीय पैदा होती है जिसके द्वारा वह सूचना पहुंचती है हमारी मस्तिष्क के पास में। और मस्तिष्क उसका विश्लेषण करता है और उसके बाद में उसकी होती है प्रतिक्रिया। उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यदि पैर में कांटा चुभा है, जितनी तीव्रता का उद्दीपन होगा, हमारा पैर उसी हिसाब से पैर कांटे के ऊपर पड़ते ही तुरंत वह वहां से हट जाता है। तो यह क्रिया होती है जिसके द्वारा हमें दर्द की अनुभूति है। यहां पर एक बात आती है विनियोजन। विनियोजन का अर्थ हो गया कि दर्द के प्रति संवेदन भेजने के बाद मस्तिष्क से निकलने वाले जो रासायनिक संकेत होते हैं, उन रासायनिक संकेतों को संवेदना संप्रेषण की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर देना,
अवरुद्ध करने से उस दर्द की अनुभूति फिर क्या होती है, हमें कम होती है। साथ में यहां पर इस दर्द की अनुभूति के साथ में यदि हम ध्यान या उस प्रेक्षा ध्यान को जोड़ें तो एक चीज और सामने आती है कि यदि जहां पर हमें किसी भी प्रकार का शरीर के अंदर कोई भी दर्द हो रहा है और यदि वहां पर उस दर्द को एकाग्र होकर के केवल और केवल उसको देखा जाए, क्योंकि जब उसको हम देखेंगे तो धीरे धीरे वहां पर होने वाली जो भावनात्मक संवेदनाएं हैं वह भावनात्मक संवेदनाएं कम होने लग जाती है और दर्द की अनुभूति भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। और हमें दर्द जितना अधिक हमें दर्द कम या तेज होगा उसके पीछे हमारी भावनात्मक संवेदनाएं जुड़ी हुई होती है और भावनात्मक संवेदनाएं जितनी अधिक जुड़ेगी उतनी ही हमें दर्द की अनुभूति भी ज्यादा होगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य प्रबंधन और प्रेक्षा ध्यान की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य प्रबंधन और प्रेक्षा ध्यान में उस दर्द को या उस दर्द की अनुभूति को दूर करने का एक बहुत ही अच्छा हमारे पास में साधन है जिसको हम बोलते हैं शरीर प्रेक्षा। प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने जो ये चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें हमारा केंद्र बिंदु है हमारी आत्मा यानी कि हमारी सोल, और उस सोल के चारों ओर फिर जो अलग अलग प्रकार के जो सर्किल या जो आवरण बनाए गए हैं वो हमारे अलग अलग शरीर के भाग है जिसके अंदर हमारा अति सूक्ष्म शरीर भी है, हमारी ग्रंथि सिस्टम भी है यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां भी है, नाड़ी तंत्र भी है, हमारा मस्कुलर सिस्टम भी है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार के जो सिस्टम है उनके ऊपर उस शरीर प्रेक्षा का कैसे प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले थोड़ा सा हम ये जाने कि शरीर प्रेक्षा करते कैसे हैं। शरीर प्रेक्षा में करना कुछ नहीं है, सीधे लेट जाना है और शरीर के एक एक भाग के ऊपर अपने चित्त को केंद्रित करना है। पैर के अंगूठे से ले लीजिए, पैर का अंगूठा, अंगुलियां, तलवा, एक एक भाग को लेते हुए हमें कहां तक पहुंचना है, मस्तिष्क तक। अब चित्त को वहां पर केंद्रित करके और उसको सुझाव देना है और वहां पर होने वाले क्या करने, प्रकंपनों का अनुभव करना है। इसका अर्थ यही नहीं है कि केवल अंगूठे को देख लिया, हमें उस गहराई तक उतरना है। ये जो डायग्राम है ये यही बता रहा है कि हमें हमारी उस फिजिकल बॉडी को देखते हुए, हमें उस मेंटल बॉडी को देखते हुए, उस नाड़ी ग्रंथि तंत्र, नाड़ी आदि तंत्रों को पार करते हुए हमें उस अति सूक्ष्म शरीर तक पहुंचना है जहां से सभी प्रकार के संवेदन आ रहे हैं, जहां से दुख की ये सारी की सारी हमें अनुभूतियां हो रही है। क्या होगा जब इस शरीर परीक्षा को हम करेंगे? जैसा कि अभी हमने कहा, यदि हम हमारे चित्त को किसी एक बिंदु के ऊपर केंद्रित कर देते हैं और जब एक बिंदु के ऊपर केंद्रित करते हैं तब वहां पर हमारी चेतना या प्राण रूपी जो ऊर्जा होती है वह वहां पर घनीभूत हो जाती है और धीरे धीरे वहां पर होने वाला जो दर्द है उसकी अनुभूति भी हमें कम होने लग जाती है। और जब धीरे धीरे इस शरीर परीक्षा के अभ्यास को बढ़ाया जाता है तो शरीर के जितने भी तंत्र हैं वो सम स्थिति में रहते हुए अपना अपना ठीक ढंग से कार्य करते हैं। इसका प्रभाव हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र के ऊपर भी पड़ता है जिसे सुचारू रूप से शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह बना रहता है। नाड़ी तंत्र, ग्रंथि तंत्र के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है और जो इसका प्रभाव पड़ता है वह है हमारे रोग प्रतिरोधी तंत्र के ऊपर, जिससे न केवल हमारी जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं और लाल रक्त कणिकाएं हैं उनमें वृद्धि होती है, उनके जीवन काल में भी वृद्धि होती है और वो सशक्त रूप से बने हुए रहते हुए हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार के रोगों से वह रक्षा करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारा ये शरीर है और ये हमारे शरीर के तंत्र है, इन शरीर के तंत्रों में अनेकों अनेक होने वाली उन विषमताओं को हम परीक्षा ध्यान के छोटे छोटे प्रयोग करके, शरीर परीक्षा का प्रयोग करके हम उनको ठीक कर सकते हैं। न केवल शरीर परीक्षा का प्रयोग, हमारे शरीर के इन तंत्रों को और सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए हम योगासन, प्राणायाम आदि के भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ प्रिय विद्यार्थियों, आगे का जो हमारा 14वां अध्याय आ रहा है उसमें हम आहार प्रबंधन की बात करेंगे। शरीर की हमने बात कर ली है,
लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है? आवश्यकता है ऊर्जा की। और वह ऊर्जा हमें कहां से मिलेगी? वह ऊर्जा हमें मिलेगी हमारे आहार से। जो हम आहार करते हैं, जो कुछ आहार के अंतर्गत हम खाते हैं, पीते हैं, उसके द्वारा इस शरीर के विभिन्न प्रकार के तंत्रों को हमें ऊर्जा मिलती है। आहार क्यों? बात समझ में आ गई होगी। इस शरीर को ऊर्जा देने के लिए आहार की आवश्यकता पड़ती है। यदि आहार नहीं लिया जाए और शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो फिर हमारा शरीर चलेगा नहीं, हम कार्य नहीं कर पाएंगे, हमारी कार्य करने की जो क्षमताएं हैं वह हमारी कम हो जाएगी। इसलिए हमारे लिए आहार बहुत जरूरी है। यदि आहार के महत्व के बारे में हम बात करें तो जहां यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वहीं कहा गया है कि यह शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की भी क्षमता पैदा करता है। यदि संतुलित, शुद्ध, पवित्र और सात्विक आहार को लिया जाए तो व्यक्ति कहते हैं कि व्यक्ति के शरीर में कभी कोई रोग हो ही नहीं सकता। और आयुर्वेद में तो कहा गया है कि सभी प्रकार के जो रोगों की जड़ है वो पेट है, और जो कुछ हम खाते हैं वो पेट में जाता है, उसका पाचन होता है। तो इस पेट के अंदर जिस प्रकार का खाना आप डालोगे उसी प्रकार का हम क्या करेंगे, हमें उस स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। आहार का प्रयोजन केवल इतना ही नहीं है कि हम जीवित रहने के लिए खा रहे हैं। जीवित रहने के लिए तो खा ही रहे हैं, केवल जीवित नहीं रहना है, जीवित रहने के साथ में हमारा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पक्ष भी इसके अंदर सम्मिलित हो जाता है, उसको हमें गौण नहीं करना है। इसीलिए कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसलिए यह नहीं कि शरीर को ऊर्जा मिल रही है और हमारा काम चल रहा है। जैसा हम आहार करेंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा और वैसे ही हमारे भाव बनेंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आहार को ग्रहण करना चाहिए। उपनिषदों में एक बात कही गई है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। अर्थात यदि हम आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है, सत्व की शुद्धि से शाश्वत तत्व आत्मा की स्मृति बनी रहती है, और शाश्वत तत्व की स्मृति से व्यक्ति सब ग्रंथियों से मुक्त हो जाता है। बहुत बड़ी बात कही गई है, सब ग्रंथियों से। यानी कि यहां आहार के बारे में यहां तक कहा गया है कि व्यक्ति इस जीवन मरण के चक्रव्यूह से भी छूट जाता है। इसका अर्थ हुआ कि हमारे जीवन के लिए आहार का अत्यधिक महत्व है। इसलिए यह जानना भी जरूरी है कि यह आहार कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से ऐसे आहार होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और जिनको हमें ग्रहण करना चाहिए। तो आहार के प्रकारों में यदि हम देखें तो हमारे उपनिषदों में, हमारी गीता में, हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ इसके बारे में लिखा गया है। और जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के जो आहार बताए गए हैं, एक है सात्विक आहार, दूसरा राजसिक और तीसरा बताया गया है तामसिक आहार। सबसे पहले हम बात करते हैं सात्विक आहार की। क्या होता है सात्विक आहार? यदि हम सात्विक आहार यानी कि इस प्रकार का आहार जो हमारे चित्त की वृत्तियों में विकृति पैदा नहीं करता हो। दूसरी बात, जो खाने में सुपाच्य हो, जिसको पचाने में शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती हो, जो गरिष्ठ नहीं हो, जिसमें मिर्च, मसाले आदि की प्रधानता नहीं हो। या हम यूं भी कह सकते हैं कि इस प्रकृति के द्वारा जो प्रकृति हमें दे रही है उसको उसी रूप में जब हम ग्रहण करते हैं वह सात्विक आहार के अंतर्गत आता है। जब आहार को प्रकृति में जो कुछ हमें मिल रहा है उसको उसी रूप में जब हम ग्रहण करते हैं तब उसके अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई विघटन नहीं होता है।
वो पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। और उसी प्रकृति के अनुरूप जब वह चीज हमें मिलती है, तब हमारी शरीर की प्रकृति के अनुरूप वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का, विभिन्न तंत्रों का, हमारी स्मृति का, हमारे भावों का, हमारे विचारों का उसमें विकास होता है। इसलिए जहां तक हो सके एक व्यक्ति को सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरा आता है राजसिक आहार। जैसा कि इसका नाम है, राजाओं का भोजन, अर्थात इस प्रकार के भोजन में गरिष्ठता की प्रधानता रहती है। यानी कि गरिष्ठ भोजन के अंतर्गत जो कुछ भी आता है वो सारा का सारा राजसिक आहार है, जिसके अंदर मिर्च, मसाले, तले हुए, भुने हुए जितने भी इस प्रकार के आहार है वह राजसिक आहार होते हैं। और जो राजसिक आहार होता है देखने में भी बड़े अच्छे लगते हैं, स्वाद में भी वो कैसे होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन राजसिक आहार के अंदर जल तत्व की अधिकता और अग्नि तत्व की कमी पाई जाती है। उसके कारण से यह पचने में बड़े कठिन होते हैं। पोषक तत्वों की इनमें काफी कमी पाई जाती है। इसलिए इस प्रकार का जो आहार होता है वह एक तरह से इसको निर्जीव आहार भी बोला जाता है। सात्विक आहार सजीव आहार है, जबकि जो राजसिक आहार है वह निर्जीव आहार है। और निर्जीव आहार होने के कारण से ही यह है हमारे संस्कारों के जो नेगेटिव या जो नकारात्मक संस्कार होते हैं उनकी मात्रा को बहुत ज्यादा प्रचंड रूप से उनमें उभार लाता है। और तीसरा है तामसिक आहार। तामसिक आहार जैसा कि इसका नाम है, तम यानी कि अंधेरा, ये जीवन के अंदर वास्तव में अंधेरा ही पैदा करने वाला है। ये हमारे मन को, भावों को, विचारों को यह आहार विकृत कर देता है। और इसके अंदर अंतर्गत मांस, मछली, अंडा या जो बासी भोजन होता है, इस प्रकार का जो भोजन है वह तामसिक आहार के अंतर्गत आता है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इन तीनों प्रकार के आहार में जो जैसा आहार हम ग्रहण करेंगे वैसा हमारा मन बन जाएगा। और तामसिक आहार के अंतर्गत तो जो मांस, मछली खाया जाता है, इसमें यहां तक कहा गया है कि जब हम किसी पशु के मांस को खाते हैं तो केवल उसको मांस को नहीं खाया जाता है, उसके साथ में जो उसके विचार है, जो उसकी मानसिकता रही है, जो उसके रोग है, उनको भी साथ में हम क्या करते जा रहे हैं, उनको भी साथ में हम खाते जा रहे हैं। इसलिए आहार के ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। संतुलित आहार। संतुलित आहार कौन सा आहार होता है? यदि हमें संतुलित आहार की बात करें तो वह आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान हो। सभी प्रकार के पोषक तत्वों में आते हैं हमारे विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, रेशे, जल, जिसमें सभी की संतुलित मात्रा हो, वो हमारा संतुलित आहार के अंतर्गत आता है। और इस संतुलित आहार में जो संतुलित आहार लिया जाता है वो क्या करेगा? एक तो ऊर्जा उत्पादक तत्व, यानी कि उस प्रकार का आहार ले जो ऊर्जा को बढ़ाता हो। उसके अंतर्गत आती है हमारी वसा और कार्बोहाइड्रेट। वृद्धिकारक तत्व, वृद्धिकारक तत्वों में प्रोटीन्स आते हैं, यानी कि जिनमें प्रोटीन्स की मात्रा अच्छी हो उस प्रकार का हमें आहार लेना चाहिए। और रक्षात्मक या नियंत्रक तत्व, यानी कि जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, लगभग सभी प्रकार की, यदि कार्बोहाइड्रेट या इस प्रकार को छोड़ दिया जाए तो जो कुछ भी हम लेते हैं वह हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। अब आहार जो हम ले रहे हैं उस आहार में कौन कौन सी हमें बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ ऐसी अच्छी बातें आपके सामने रखी जा रही है। एक तो भाव क्रिया और प्रसन्नता के साथ खाना। भाव क्रिया यानी कि जिस समय आप खाना खा रहे हैं उसके साथ में जुड़ जाइए, उसका आनंद लीजिए, देखिए कि उसका टेस्ट कैसा है, तब देखिए खाने का कितना मजा आता है। रूखा सूखा कैसा भी खाना होगा उसको खाने में भी मजा आएगा। कभी खाने में अपने मुंह को मत सिकोड़िए कि आज मम्मी ने क्या बना दिया है। जो बना दिया है बड़ी प्रसन्नता के साथ में खाइए, क्योंकि जो कुछ भी खाया जाता है, जो सात्विक आहार होता है, जो कुछ भी इस प्रकृति से मिल रहा है, हर आहार के अंदर पोषक तत्वों की भरमार होती है। भोजन को हमेशा खूब चबा करके खाना चाहिए, नहीं तो दांतों का काम
आंतों को करना पड़ेगा और भोजन को पचने में ज्यादा समय लगेगा और अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। गर्म और ठंडे को साथ में मत खाइए, क्योंकि इन दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है। और खाते समय हमेशा मौन रखिए। चाणक्य ने तो अपने नीति शास्त्र में यहां तक लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति 1 साल तक मौन रह करके भोजन करता है तो उसको हजारों साल तक का स्वर्ग प्राप्त होता है। क्योंकि यदि बोलते हुए भोजन किया जाता है तो हो सकता है कि भोजन का कोई एक टुकड़ा आपकी श्वास नली में भी चला जाए, जिससे खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भोजन के साथ कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। यदि हम पानी पिएंगे तो हमारी उस जठ राग्नि को वह कमजोर बना देगा और भोजन का अच्छे ढंग से पाचन नहीं होगा। और बार बार भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे आमाशय के अंदर 2 से 3 घंटे तक भोजन पड़ा रहता है, वह पचता नहीं है और उसके बाद फिर हम खा लेंगे तो हमारा शरीर खुद उस असमंजस में पड़ जाएगा कि जो अब आया उसको पचाऊं या जो पहले से पचा उसका मैं क्या करूं। भूख से आधा खाना, यानी जितनी हमें भूख लगी है उससे कम भोजन लीजिए, ताकि हमारे आमाशय के अंदर भी एक स्पेस, एक स्थान बना रहे, ताकि भोजन का अच्छे ढंग से पाचन हो सके। तली हुई वस्तुओं से हमेशा परहेज करना चाहिए, क्योंकि इनको पचाने में शरीर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है, और ये निर्जीव भोजन होता है जिससे हमारे शरीर को कोई विशेष फायदा नहीं होता है। भोजन के बाद मानसिक श्रम नहीं करना चाहिए, ज्यादा सोचना विचारना नहीं चाहिए। उचित श्रम करना, यदि हम ठीक ढंग से मेहनत करेंगे तो हमें अच्छी भूख लगेगी, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा पाचन होगा और अच्छा शरीर को लगेगा, जिससे हमारा शरीर में अनेक प्रकार का विकास होगा, रोगों से हम बच पाएंगे। नियमित समय पर भोजन करना चाहिए, क्योंकि हम सभी देखते हैं सुबह का, दोपहर का या शाम का समय होता है, एक निश्चित टाइम होता है और शरीर को भूख लगती है। जब अच्छी भूख लगे उस समय और नियमित एक समय को निर्धारित कीजिए और फिर भोजन को लीजिए। मैदे से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में 3 चीजों को स्लो पॉइजन कहा है, जहर कहा है। एक है मैदा, एक है नमक और एक है चीनी। इनका कम से कम हमें सेवन करना चाहिए। अधिक उम्र में अन्न की मात्रा को कम करना चाहिए, क्योंकि अन्न को पचाने में थोड़ी ज्यादा ऊर्जा लगती है और जब ज्यादा उम्र हो जाती है तब हमारा पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र की जो मांसपेशियां हैं वो भी थोड़ी शिथिल और कमजोर पड़ जाती है। इसलिए उस समय सुपाच्य और सात्विक आहार, सब्जियां हैं, फल है, जूस है आदि को ज्यादा लेना चाहिए और रेशेदार पदार्थों को अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर की आंतों की सफाई के लिए बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अपने भोजन में रेशेदार पदार्थों का सेवन करता है उसको पेट की बीमारियां या कब्ज जैसी शिकायत कभी भी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से भोजन, जो अच्छा जो भोजन होता है सभी को प्रिय होता है, लेकिन इन भोजन से संबंधित इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रख करके और अपना खुद का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, अनेक प्रकार के रोगों से मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद।